हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस के बारे में। कुछ बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फ्रेंड्स 72 73 के आसपास रेंज में हैं वो तो मेंस की तैयारी शुरू कर दी होंगी, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो 68 से 72 के बीच में होंगे। दे आर इन द डिलेमा कंडीशन कि पता नहीं उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो रिवाइज आंसर की आएगी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो 68 के नीचे होंगे, उनको तो लग रहा है कि सिलेक्शन होना नहीं है। तो अब चलो वापस से नए सिरे से शुरू करते हैं। तीनों के लिए मेरी एक राय है, जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो तो तैयारी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन जो लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं या जो लोग बाउंड्री जोन में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। और यही मान के चलिए कि आपको नवंबर के महीने में आपको मेंस लिखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार सिलेक्शन हो जाता है, और जब सिलेक्शन होता है तब बड़ी समस्या पैदा होती है। यू बेसिकली डोंट हैव टाइम। आपको अंदर से फिर गिल्टी फील लग जाती है कि मैंने एक महीने पीछे काम कर लिया होता तो शायद बेहतर रिजल्ट आते। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप लोग काम करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहने की जरूरत नहीं है। जो तीसरे प्रकार के हमारे कैंडिडेट हैं जिनको श्योर शॉट पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज दे माइट बी इन द लोअर रेंज, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि देखिए, ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अचानक से मौसम बना है और मौसम बना, बरसाती मौसम बना और यहाँ पे हम लोगों ने बारिश हो गई। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक मैराथन टाइप एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है लंबे समय के लिए। एक लॉन्ग टर्म गोल रखना होता है। ये जो मेंटलिटी होती है ना कि इस साल बस स्कूल में तैयारी कर लूँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं इस साल बस स्कूल में एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद अगले साल से एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं। ये मेंटलिटी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आप नए हैं कि आपने ऐसी मेंटलिटी लाई होगी, बहुत सारे लोग ऐसी मेंटलिटी पहले से भी लाते रहे हैं कि नहीं इस साल बस स्कूल एग्ज़ाम दूंगा, अगले साल एग्ज़ाम नहीं दूंगा। हालांकि अगले साल फिर हम लोग मिल जाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यस, ये जो मेंटलिटी है ना, ये सुसाइडल होती है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिकॉज कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा काम, इस ऐसी एरिया में काम नहीं करना पसंद करेगा जिस एरिया में किया है काम उसके बाद के लिए कोई आउटपुट क्रिएट ना करे। तो आप अपने आप को कुछ मत बोले कि आप इस साल बस को तैयारी करेंगे, अगले साल तैयारी नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, कितना एफर्ट्स आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने प्रकार से प्रॉपर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए। किस साल में एग्जाम दूंगा, अगले साल नहीं दूंगा, फिर अगले साल दूंगा, अगले साल नहीं दूंगा। ये मेंटलिटी अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आप पूरे से 10 से तैयारी करिए, मेहनत करिए, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करिए। और एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एग्जाम के रिक्वायरमेंट में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि आपका पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो, फैक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉल हो रहे हों। ये एग्जाम की प्रिपरेशन है, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन इससे एक कदम आगे है। क्यों? बिकॉज देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स एग्जाम दे रहे होते हैं जो पिछले 3-4 साल से 5 साल 6 साल से मेंस ऑलरेडी लिख रहे होते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज, दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। जो 5-6 साल से मेंस लिख रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है, प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे इंसान से compete करना है जिसके पास ऑलरेडी खूब सारा नॉलेज है। तो आप कैसे compete करेंगे? तो यहां पे एक एरिया ऐसा होता है जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर रहा होता है, वो है आंसर राइटिंग। तो आपको अपनी पढ़ाई में सिलेबस कंप्लीट करना है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करना है। बिकॉज आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग फेल करते हैं, और जो लोग यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं देयर चांसेस टू गेट सिलेक्शन इज प्रीटी हाई। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस इन द एयर, हवा में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्राउंड की बात है। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स हु रोट द मेंस सेवरल टाइम्स, ना एक दो बार नहीं, 5-6 बार मेंस लिखा है। उनके फेलियर का सबसे बड़ा राज यही है कि दे हैव नॉट डन द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर देयर फेलियर। अब आप बोल रहे होंगे आंसर राइटिंग से कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है, जब हमारे पास कंटेंट ही नहीं तो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर मेरा सजेशन ये है कि देखिए, आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ डेवलप होता है, और कंटेंट भी आपका टाइम के साथ डेवलप होता है। क्या होता है कि जब आप कोई आंसर लिखते हो तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है।
सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेने से क्वेश्चन की डिमांड पता नहीं चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन का जब आंसर लिखा आता है तभी डिमांड पता चलती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, कई साल पहले की बात है। आई वॉज लुकिंग एट वन क्वेश्चन, फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसका आंसर लिखा जाए। तो क्वेश्चन क्या था, रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था वहाँ पे महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन था, महिलाओं का क्या रोल था, उसके बारे में एक क्वेश्चन लिखना था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा चुका है। जब मैं उस क्वेश्चन को लिखना शुरू किया, देखिए आप लोगों के माइंड में क्या है, मेरे माइंड में क्या है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट असल में क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट दैट क्वेश्चन, तो कमाल की बात यह है कि मैं जब लिखना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पहली बात तो यह है कि वुमेन जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया उनका नाम ही नहीं आ रहा था। मैक्सिमम 2-3 नाम आ रहे थे, इंदिरा गांधी का नाम आ गया, सरोजिनी नायडू का नाम आ गया, एनी बेसेंट का नाम आ गया, बाकी नाम ही नहीं याद रहे। वॉज माइंड वॉज ब्लैंक। बल्कि ऐसा नहीं, बहुत सारे नाम हैं, ढेरों सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बट मेरे माइंड में, दिमाग में कोई नाम ही नहीं याद आ रहा था। और तब जाके जब मैंने पढ़ाई शुरू किया, जब हिस्ट्री में पढ़ता था तो मैं ध्यान रखता था कि यहाँ पे वुमेन के नाम भी याद रखने हैं। तो आंसर राइटिंग एक ऐसी कला है जहां पे आपको कहाँ फोकस करना है, आपका निशाना कहाँ पे होना चाहिए, ये आंसर राइटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन देखने से पता नहीं चलेगा। तो यहां पे आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। जितना कम से कम नॉलेज है उसी पे आप आंसर लिखें, लेकिन आंसर राइटिंग करने से आपका फोकस बढ़ता है। प्रयास करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, कहीं किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज मिल जाए उसको आप लिखो। बहुत ज़्यादा उसको दिल से मत लो कि नहीं ये नहीं बन रहा है तो अब क्या करें, ये नहीं बन रहा है तो क्या करें। जस्ट कीप ऑन राइटिंग द आंसर अगेन एंड अगेन। इससे क्या होता है कि आपके माइंड का जो फोकस है वो बढ़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपका फोकस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन लिखा, सपोज वी आर राइटिंग अबाउट द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में किसने स्टार्ट किया, आमतौर पे हर किसी को पता रहता है, कब स्टार्ट किया गया उसका भी लवरेज पता होता है। लेकिन कई बार कौन से रीजन में स्टार्ट किया गया, तो आपको पता है नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया गया, बंगाल है, बिहार है, बनारस है, उड़ीसा, इस क्षेत्र में स्टार्ट किया गया। लेकिन सम ऑफ यू में राइट दैट कि साउथ इंडिया का मद्रास भी कई बार लोग लिख देते हैं। लेकिन गलती क्या है, मद्रास के क्षेत्र में तो जमींदार हुआ ही नहीं करते थे, इसलिए वहां पर रेत वाली सिस्टम थी। तो ये जो बेसिक गलतियां होती हैं ये तब होती हैं जब हम लोग आंसर राइटिंग नहीं करते। तो आंसर राइटिंग करने से आपका फोकस भी बढ़ता है, रिवीजन करने का, माइंड को ब्रेनस्टॉर्म यदि करना, माइंड को बिल्कुल दौड़ा के रखना है, तो आंसर राइटिंग से बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो लोग भी आंसर राइटिंग क्या करें, जो लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं वो भी आंसर राइटिंग क्या करें। बिकॉज आंसर राइटिंग एक एक्सरसाइज है, जो वही चीज़ है इकलौती जो आपको फाइनल सिलेक्शन दे पाएगी। इस समय एमपीपीएससी या यूपीएससी का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से आपका सारा खेल मेंस पे ही है। मेंस में आप यदि स्कोर करेंगे तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी जाके आपके एसडीएम या डीएसपी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बिकॉज एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में यदि हम बात करें, आउट ऑफ 1400 जो मेंस होता है उसमें आपको 800 के आसपास ही मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एसडीएम बन पाओगे। अदरवाइज आप प्रीवियस देख लो, अपने टॉपर्स की रैंकिंग देख लो, जिनके नंबर ज़्यादा कम हैं वो लोग एसडीएम बन नहीं पाए हैं। फिर आपको इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेगा, बट मेंस के नंबर तो स्कोर करने ही करने पड़ेंगे और वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ऑलराइट, तो मेरे कहने मतलब आप सभी लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग मेंस की आंसर एंड प्रैक्टिस को पूरी तवज्जो के साथ में करें। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी, यदि आपका सिलेक्शन बॉर्डर जोन में है तो भी, यदि आप सिलेक्शन से बाहर हैं तो भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। ऑनेस्टली मैं आपसे बोलूं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो मैं बीते कई सालों से आई हैड बीन लुकिंग ओवर दैट वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी मैं चेक करता आया हूँ एंड आई हैव सीन वन कॉमन प्रॉब्लम कि जो आंसर राइटिंग, जो लोग बहुत परफेक्ट आंसर राइटिंग करते हैं वो आंसर राइटिंग टाइम के साथ इवॉल्व होता है, और जो लोग परफेक्ट आंसर लिखते हैं उनको मैं बताऊं, आपको उनके बारे में बताऊं कि ऐसा नहीं होता कि वो किताब खोल के कोई परफेक्ट आंसर लिख सकता है। नो, दैट्स नॉट दैट इजी। परफेक्ट आंसर जो है, आपका दिमाग जो है कितना मैच्योर्ड कंडीशन में है, तब जाके आप परफेक्ट आंसर लिखते हो। आपको किताब दे दिया जाए तब भी आप उतना अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। आंसर की जो फॉर्मेटिंग होती है, कैसी इंट्रोडक्शन बनाया जाए,
कैसे कंक्लूडिंग पार्ट को लिखा जाए, कैसे चीज़ों को आपस में लिंक किया जाए, कैसे एक बेटर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाए, ये किताब देखने से नहीं होता, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। तो वो आंसर एंड प्रैक्टिस को आप आज से स्टार्ट करिए। आपकी कॉपी चेक करने वाला यदि कोई टीचर है तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। यदि आपने कहीं कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन यू मस्ट डू दैट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बाकी चीजें तो आप किताब पढ़ के कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो है आप कहीं यूट्यूब में आप देख लिए। ऐसे कुछ लोग कहते हैं नहीं एल नीनो ला निना समझ नहीं आ रहा है, आपने उसको कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, आपके समझ में आ जाएगा, दैट्स वेरी बेसिक। लेकिन आंसर राइटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है वो आप ही डेवलप कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग डेली एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे करें, मिस नहीं होना चाहिए। नाउ मेनी ऑफ यू सेइंग दैट कि आंसर तो लिख रहे हैं लेकिन आंसर की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है। इट्स लाइक कि मैं किसी को दिखाने की कंडीशन में नहीं हूं। यदि कोई मेरा आंसर देखेगा तो दे विल लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर हंसेंगे। देखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया एंड दे विल लाफ एट यू। उस कंडीशन में करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब खुद ही कभी नहीं किया है तो हमें क्या पता कि ये चीज़ें, ये स्ट्रगल क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब कोई स्टेज में जाता है और उसके अंदर स्टैमरिंग होती है, या उसका चेहरा लाल हो जाता है और स्वेटिंग करने लग जाता है, या उसके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो मैनी ऑफ यू लाफ फ्रॉम द ऑडियंस सीट। ऑडियंस सीट में बैठकर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो उससे बोलना नहीं आ रहा है, ही कैन नॉट स्पीक। जब बोलना नहीं आ रहा तो क्यों स्टेज में गया है। लेकिन जो कभी खुद स्टेज में गए होंगे, वहां से स्पीच दिया होगा, दे नो द सिचुएशन कि हर किसी को उस स्टेज से गुजरना पड़ता ही है। यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हर कोई इंसान जो है पहली बार जब आंसर लिखता है तो उसके अंदर वो इम्परफेक्शन जो है वो होता ही होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का पार्ट है। तो आपको यहां पे समझने का प्रयास करना है कि आपको यहां पे बहुत ज्यादा डाउन फील करने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी पास फ्रॉम इट। आपको भी वहां से गुजरना पड़ेगा। आपका भी आंसर जो है परफेक्ट रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा बेसिकली ये लिखें कि ये लिखें, ऐसा लिखें कि वैसा लिखें। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, आपके पास जितना कंटेंट होता है वो कंटेंट पूरा ही नहीं हो पाता है, उसका आधा ही कंटेंट लिख पाता है और आपको कंक्लूड करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास बड़ी अजीब डिलेमा होती है। आपके अंदर लगता है, अंदर से गिल्टी फील होती है कि नहीं आंसर इनकम्प्लीट है। कई बार देखा गया है, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में वी हैव सीन सेवरल ओकेजन्स। मैं क्यों आप लोगों को ये चीजें पुश करता हूं, बिकॉज देखिए कोई एक मामला नहीं है, ढेरों सारे मामले हैं। देयर इज नॉट जस्ट वन इशू। क्यों हम इतना पुश करते हैं, बिकॉज अक्सर मैंने एक चीज देखी है जो कि बहुत ही कॉमन है। आंसर राइटिंग के साथ एक बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं दूसरे की कॉपी कर लेंगे या दूसरा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा फील कर लेंगे, यू विल गेट टू नो दैट कि आंसर लिखना कैसे है। उससे बात नहीं बनती है। दूसरे ने आंसर कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे आपके सामने किसी ने लिखा है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्वाधीनता संग्राम में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी, या क्वेश्चन पूछा गया झंडा सत्याग्रह क्या है, और क्वेश्चन आपसे 11 नंबर का पूछ लिया, 5 नंबर का पूछ लिया, तो आपने दूसरों के आंसर देखे एंड देन आपने गेट टू नो कि हाँ इतना आंसर लिखना है। दूसरों के आंसर देखने से आप हल्का सा मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन दूसरों के आंसर को कॉपी करने का प्रयास ना करें। बिकॉज दिस नीड ऑफ द आवर कि आपके अंदर वो जजमेंट स्किल पैदा होना चाहिए कि आपको ये फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि हमें कितना आंसर लिखना है। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि आपको कितना आंसर लिखना है। बिकॉज लुक एट हियर, यदि आप एग्जामिनेशन में आप आंसर लिखने जाएंगे और एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हैं मान लीजिए 5 मार्कर का, तो वहां पे कोई बता नहीं जाएगा कि हाँ इसको इतना लिखना है। दिक्कत क्या होती है हमारे साथ में कि जैसे मान लीजिए कंटेंट आपके पास इतना सारा है और लिखना आपको इतना सारा है 5 मार्कर में, तो ऐसी कंडीशन में क्या दिक्कत होगी आपके साथ में कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जो कंटेंट लिखेंगे, यदि आपके अंदर खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपके अंदर खुद का जजमेंट पावर नहीं है, तो आप एक पोर्शन में आप आंसर लिखेंगे, लिखने के बाद में आपके अंदर गिल्टी फील होगी कि हाँ इतना पोर्शन छूट गया, बेस्ट पार्ट में नहीं लिख पाया। बेस्ट पार्ट कॉपी लिखने के बाद फील होता है अंदर से कई बार कि हाँ बेस्ट पार्ट ये था। कहते ना कि जो
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वक्त निकल जाता है तब उसका वक्त की कीमत पता चलती है, वैसे ही यहाँ भी हुई है। जब स्पेस खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि नहीं, इस स्पेस में ये लिखना चाहिए था। ऐसे जो लोग अभी जिनके पास एज है उन लोगों को लगता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आप उनसे पूछे जिनकी एज ओवर हो चुकी है, जो लोग 40 साल पार कर चुके हैं, दे नो कि एमबीपीएससी मेंस कैसे लिखना चाहिए था, एमबीपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है कि आपके पास जब स्पेस खत्म हो जाता है देन यू गेट टू नो कि हाँ ऐसे लिखना चाहिए था। और ऐसी कंडीशन में आपके अंदर पैदा होती है गिल्टी, आपके अंदर दुख पैदा होता है कि नहीं मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं लिखा है। और इस तरह से उस गिल्टी के साथ आप अगला आंसर लिखते हैं, उसमें भी उतना फोकस नहीं कर पाते, तीसरा लिखते हो फिर और खराब हो जाता है, चौथा पांचवा छठवां। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस चीज को हटाने के लिए जरूरी है कि आप पहले से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाएं। तो जो गिल्टी वाला फेज है उसको पहले आप हैंडल कर लोगे, कहते ना उस काम के लिए पहले से, जो काम मुश्किल है ना उसको पहले से करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपके अंदर जो गिल्टी वाली फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी, और जब गिल्टी वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी तो आप आंसर को मोटिवेशन के साथ लिखेंगे एंड देयर पॉसिबिलिटी दैट यू विल राइट बेटर आंसर। आपके माइंड में जो लिंकिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में आंसर को लिख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि वो जजमेंटल स्किल अपने अंदर पैदा करें, वो तभी पैदा होगी जब आप अधिक से अधिक आंसर लिख के अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, है ना। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को है, चाहे वो लोग मेंस दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, जस्ट कीप राइटिंग योर आंसर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हैं, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज के आप आंसर लिख सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को चेक करवा सकते हैं, आपके जो टीचर हैं यदि उनके पास टाइम है वक्त है तो उनसे आप चेक करवा सकते हैं, बट जस्ट डू इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और यही एक जगह है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मार्केट में यदि आप नॉलेज पे फाइट करने जाओगे, नॉलेज लोगों के पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है, लोग 8-8 10-10 साल 12-12 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने नॉलेज में आप फाइट नहीं कर पाओगे, आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पर एक ही एरिया है जहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो, दैट्स आंसर राइटिंग स्किल। पागलपन होना चाहिए आंसर लिखने का, मतलब माइंड में कभी अंदर आए ही नहीं कि आपको ये क्वेश्चन मिला है कि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत है, जस्ट गो एंड राइट दिस वन। जितना भी आपके पास नॉलेज है, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आंसर जो है लीस्ट नॉलेज में, कम से कम नॉलेज में लिखने की हैबिट डालें। यदि आप ये कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। बिकॉज क्या होता है, इससे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, आपके अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कम से कम नॉलेज को प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आप अभी सीख जाओगे। और बेसिकली ऐसा ही होता है। यदि कोई ये सोचे कि मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में मेरे को 100% चीज़ें याद रहेंगी और उससे बेस्ट आंसर लिख पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसका मुश्किल से 10%, 12%, 15% ही आपको याद रहता है। दैट्स द फैक्ट, एक्चुअली यूनिवर्सल फैक्ट है। तो वही 10-15% जो नॉलेज आपके पास में, उसी से आपको आंसर लिखना है। तो प्रयास ये करें, ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेहतर आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो ये रहा मेरा डिस्कशन इस टॉपिक में। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट कि मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए। आई एम श्योर यू गॉट दिस वन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्कशन काफ़ी लंबा खिंच गया, मेरी ऐसी कोई प्लान तो नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, बट इट्स गॉन टू लॉन्ग। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ 3 या 4 तारीख से आप लोगों की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, 3 जुलाई या 4 जुलाई से। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमबीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। और एक और चीज़ है, मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से एक बैच कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी फीस रखी गई 4000 रुपीज़। वो एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी बाद में। यदि आप इनकेस लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा 1 ईयर बैच कोर्स है। 1 ईयर बैच कोर्स इज क्वाइट पॉपुलर कोर्स। हमारा जो 1 ईयर बैच कोर्स है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। तो आप 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस रखी मात्र 7000 रुपीज़। वो प्रीलिम्स कम मेंस होगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किया जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप रामसोनी एमबीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में क्वेरी पूछ सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन। हमारा जो पर्सनल मैसेज है रामसोनी एमबीपीएससी में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरी कुछ पोस्ट आपको दिखेंगी पिन किए हुए, आप उसमें करिए और उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से कि आई वांट टू ज्वाइन एमबीपीएससी 1 ईयर बैच कोर्स या एमबीपीएससी मेंस बैच कोर्स। तो आपको फर्दर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड फ्यूचर एवर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।